हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजन से आप सब परिचित हैं। क ख हमारे जो हैं वो व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। उनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आज की वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि व्यंजनों को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन हमारे शामिल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण की, तो ये किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। हमारे मुंह के अंदर भी दांत है, जीभ है, होंठ है, ये सारे हमारे मुंह के अंग हैं, मुंह के हिस्से हैं। इन्हीं अलग अलग अंगों से हम अलग अलग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले व्यंजनों में आते हैं कंठ्य स्वर, कंठ्य व्यंजन। ठीक है, कंठ्य व्यंजन मतलब कंठ मतलब होता है गला। ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय हमारे गले से ध्वनि निकलती है। तो हमारा जो पहला वर्ग है क वर्ग, व्यंजनों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। जो हमारे शुरू के 25 वर्ग होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, उन्हीं स्पर्श व्यंजनों के जो पहले 5 व्यंजन हैं वो हमारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। उन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। उनका उच्चारण स्थान हमारा गले से उनकी ध्वनि हमारी निकलती है। और ये जो हमारे 5 व्यंजन हैं ये हैं क, ख, ग, घ, अंग। इसको अगर आप बोलेंगे तो आपके गले से आवाज आएगी। दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर ही तालव्य व्यंजन। तालव्य होता है हमारे जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ का जड़ वाला हिस्सा। जब आप इन 5 व्यंजनों को उच्चारित करेंगे, इनको बोलेंगे, तो हमारी जो ध्वनि होती है वो तालु से आती है। जैसे च, छ, ज, झ, य। क ख को बोलने में और इनको बोलने में अंतर स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि कहाँ से, किस प्रकार से इनको बोलने में हमारी जो ध्वनि है उसका स्थान परिवर्तित होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है हमारे जीभ का जो हमारा जो ऊपरी तालु है, वो वाला हिस्सा, हमारे जो ऊपर के टीथ हैं उनके पीछे वाला हिस्सा, उसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो इससे उच्चारित होने वाले जो हमारे व्यंजन हैं वो हमारा ट वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, अण। ये हमारे जो व्यंजन है, हमारा जो ट वर्ग है, ये हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। इसके बाद है दंत्य। दंत्य मतलब होता है दांत, टीथ। ऐसे व्यंजन जिनको जिनके उच्चारण में दांतों की सहायता ली जाती है, ये वो हमारे होते हैं त वर्ग के व्यंजन। त, थ, द, ध, न। इनको बोलने में हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को छूती है, हमारे दांतों को स्पर्श करती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? दंत्य व्यंजन कहा जाता है। तो वर्ग हमारा दंत्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला जो वर्ग है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, इसे ओष्ठ व्यंजन में रखा जाता है। ओष्ठ मतलब होता है होंठ, यानी ऐसे व्यंजन जिन्हें होठों की सहायता से बोला जाता है। अगर आप प, फ, ब, भ, म इनको बोलेंगे तो आप बोल के देखिए प, फ, ब, भ, म। आपके दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, यानी होठों से ही इनका उच्चारण होता है। इनमें न तो हमारे दांतों की कोई मदद ली जाती है, न हमारे जो हमारे टीथ हैं उनकी जरूरत है। बस प, फ, ब, भ, म आपस में होंठ हमारे मिलते हैं तो हमारी ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। अगला है उच्चारण की विधि। ये तो था उच्चारण का स्थान जो हमने अभी पढ़ा। अब है हमारे उच्चारण की विधि, कैसे हम उसको उच्चारित करते हैं। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था कहाँ से, किस जगह से उच्चारण होता है। अब है किस प्रकार से हम व्यंजनों को उच्चारित करते हैं। पहला इसमें है जैसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, जिसमें हमारे मुंह के जो अलग अलग अंग हैं उनसे
होकर स्वर हमारे निकलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कहीं हमारे गर्दन से आवाज निकलती है, मूर्धा से निकलती है, दांतों की मदद ली जाती है, होठों की मदद ली जाती है, तो इनका उच्चारण हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हुआ होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 25 आते हैं और इनके 5 भाग थे। कौन कौन से अभी हमने ऊपर जो हमने पढ़े थे, क्या थे? कंठ, मूर्धा, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। ये हमारे स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान हैं। दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। जब हम 33 व्यंजनों की बात करते हैं तो 25 उसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती है, यानी स्वर बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित होते हैं और व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो य, र, ल, व इन दोनों के बीच में है, ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र उच्चारित हो सकते हैं और ना ही स्वरों के बिना उच्चारित हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है क ख ग की बजाय य, र, ल, व के उच्चारण में। तो ये हमारे कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनि से होता है। अगले हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। वही 33 व्यंजनों के अंतिम 4 जो हमारे व्यंजन हैं, जिसमें हमारे तीनों श और ह आता है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलते समय मुंह से वायु निकलती है, मुंह से वायु का घर्षण होता है, मतलब मुंह से वायु निकलती है। श, स, स, ह आप बोलेंगे तो मुंह से हवा निकलती है। इनको क्या कहा जाता है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अनुनासिक व्यंजन भी आते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। नेज़ल साउंड्स जिसमें आती है, नाक की सहायता ली जाती है। ये हमारे हर वर्ग के, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनके 5 वर्ग हैं, उनके जो अंतिम वर्ण होते हैं जिसको हम पंचमाक्षर कहते हैं, म, न, य, ङ, अण, ये हमारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। इनकी ध्वनि नाक की सहायता से निकाली जाती है, नाक की सहायता से इन व्यंजनों को बोला जाता है। अगला है घोष, घोषत्व व्यंजन। घोष के आधार पर, यानी जिसमें गले में हमारे कंपन होती है, वाइब्रेट हमारा गला करेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्टली, बहुत आसानी से जिनको हम बोल देते हैं, जिनको बोलने में हमारे गले में कुछ भी कंपन नहीं होता है। तो जिनको बोलने में हमारे गले से कंपन होता है वो व्यंजन हमारे कहलाते हैं घोष व्यंजन। घोष, ठीक है, आवाज, घोष, कंपन। और जिनके उच्चारण में कोई भी गले में मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी कंपन नहीं होगा, वो हमारे अघोष कहलाएंगे। घोष व्यंजन क्या है? जैसे हमारे जो 5 वर्ग हैं उसका जो तीसरा होता है, क्या तीसरा व्यंजन, जैसे क, ख, ग, ठीक है। अब देखिए च, छ, ज, त, थ, द, प, फ, ब, यह क्या है? हमारे 4 वर्गों के तीसरे वर्ण हमें दिए हैं, तीसरे व्यंजन हमें दिए हैं, तो ये हमारे घोष व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में हमारे गले में कंपन होती है। ग आप बोलोगे तो उसमें हाथ लगा के देखिए गले में, तो एक गला हमारा थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा उसमें कंपन होती है, तो ये हमारे कहलाए घोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन क्या है? इसको अगर आप बोलोगे तो आपके गले में कुछ बाहर से महसूस नहीं होगा। जैसे क आप बोलते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन ग आप बोलोगे तो ग में और क के उच्चारण में हमारे गले में एक वाइब्रेशन से हमें महसूस होती है। ठीक है, तो घोष और अघोष किस पे आधारित है? ये गले में स्वरों को बोलते समय होने वाले कंपन पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, घोष और अघोष। फिर है प्राण की स्थिति। प्राण की स्थिति मतलब, जैसे हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, जिसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, या अधिक वायु का उपयोग होता है, और वो हमारे कहलाएंगे महाप्राण। महा मतलब होता है
अधिक से लिया जाता है महा, ठीक है। और अल्प मतलब कम, जिसको बोलने में कम ताकत लगती है, कम वायु का उपयोग होता है, जो थोड़ा सा जल्दी बोले जा सकते हैं। तो महाप्राण में हमारे आते हैं हर वर्ग के, स्पर्श व्यंजन में से हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, देखिए ख और घ। अगर हम ख और घ की बात करते हैं तो ख हमारा क्या है, क वर्ग का दूसरा व्यंजन है, और घ क वर्ग का ही चौथा व्यंजन है। ऐसे ही छ, छ हमारा दूसरा है, और उसके बाद क्या दिया है, च, छ, ज, झ, झ से झंडा दिया हुआ है, तो झ हमारा क्या है, चौथा व्यंजन है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग के, स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग के जो दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। उनको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा वायु का उपयोग होता है। अगर हम ज़्यादा देर तक शब्द किसी वर्ण को बोलेंगे तो अधिक वायु का उपयोग होना स्वाभाविक है, ठीक है। अल्प प्राण में क्या आ जाएगा, पहला और तीसरा व्यंजन हर वर्ग का अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इसी में फिर हमारा अगला वर्गीकरण आ जाता है अनुनासिकता। अनुनासिक हमने पढ़ा था, जिसमें नेजल साउंड आती है। ऊपर भी एक बार ये शब्द आ गया है। नेजल साउंड मतलब अनुनासिक जो हमारे वर्ण होते हैं, जो हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, वह हर वर्ग के पांचवें वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने, क वर्ग का क्या है, क, ख, ग, घ, ङ, ये पांचवा वर्ण है। ट वर्ग का क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये पांचवा जो वर्ण है, पांचवा जो व्यंजन है हर वर्ग का, वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। और इसी में जो दूसरा प्रकार आता है, पहला तो हमारा आ गया अनुनासिक, और दूसरा जो आया ये हमारा क्या आया, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो हमारा नेजल नहीं है। अगर हमारा पांचवा वर्ण किसी वर्ग का अनुनासिक है तो उसके अलावा के जो वर्ण है वो हमारे सबके सब किस में आ जाएंगे, अनुनासिक। अन और नुनासिक, देखिए इसमें दो हमारा अन लगाकर इसको विपरीतार्थक शब्द बनाया गया है, नेजल और नॉन नेजल। अनुनासिक और अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, किसी भी वर्ग के पहले से चौथे वर्ण हमारे अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अगला है स्वर संयोग। देखिए ये बहुत कॉमन तो नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। स्वर संयोग का मतलब क्या है, देखिए व्यंजन हमारे जो भी हैं वो स्वरों से मिलकर बनते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन हमारा पूर्ण नहीं होता है। लेकिन स्वरों से मिलने के बाद भी कुछ हमारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनकी जो ध्वनि होती है, जिनका जो बोलने में वो स्पष्ट रूप से हमें सुनाई देते हैं, और कुछ हमारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनकी ध्वनि एकदम स्पष्ट नहीं होती है। तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्वयं ध्वन्यात्मक, यानी जो क्या है, स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो स्वतः एक अपने आप को लगता है कि हाँ क्लियर हमें समझ में आता है कि ल, म, न। और कुछ हमारे ऐसे व्यंजन भी हैं जो बहुत ज्यादा स्पष्ट हमें नहीं सुनाई देता, हमें मालूम है लेकिन एकदम क्लियर उनका साउंड नहीं आता है। जैसे क, ल और क। क में क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ सा ये साउंड करता है। प, क, प ये स्पष्ट नहीं है। और ल, म, न अगर आप बोलेंगे तो इनका जो बोलने का तरीका है ये बहुत स्पष्ट होता है, बहुत क्लियर इसमें से आवाजें आती हैं। तो ये हमारा है विभिन्न आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें अलग अलग भाग दिखाए गए हैं। जैसे हमने पढ़ा था दंत्य व्यंजन हमने पढ़े थे, त वर्ग। कहाँ से देखो, हमारा जो दंत्य है वो त वर्ग है, ये हमारे कहाँ पे टच करता है, ये हमारे टीथ में टच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही तालव्य है, तो तालव्य मुंह के अंदर है, ये दांतों के अंदर, मुंह का अंदर जो हमारा जबड़ा होता है, अपर जो, इसमें से आता है। दंत ओष्ठ है, दांत और होठों के बीच में। अब देखो इसमें एक चीज आपको देखने में आएगी, फ दिया गया है,
जबकि फ हमने किस में पढ़ा था, हमने फ पढ़ा था हमारे ओष्ठ में। लेकिन यहाँ पर फ दंतोष्ठ में क्यों दिया गया? देखिए ये फ से फल नहीं है, ये फ है, फ उर्दू शब्द, इसके नीचे नुक्ता लगा है, जिस वजह से इसका उच्चारण सामान्य फ के जैसा नहीं होता। फ से फल बोलोगे या फिर आप फैजल बोलोगे तो दोनों में अंतर है। फल, फल तो हम सीधे बोल रहे हैं, फल होठों से, फैजल ये जो हमारे नेजल साउंड वाले वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो यही कारण है कि जो हमारा फ नुक्ते के साथ जो फ दिया गया है वो दंत ओष्ठ है, यानी दांतों से भी है और होठों से भी निकलता है। फ फ फ और फ, फ फ, इसको बोल के देखिए, दोनों में अंतर आएगा। फ आप बोलेंगे तो आपके दांत और होंठ दोनों से ये वर्ण हमारा निकलता है। ओष्ठ में है, ओष्ठ में क्या है? देखिए ओष्ठ हमारे कहाँ से निकल रहे हैं? होंठ। ये ओष्ठ वाला एरो हमारा कहाँ गया है? होठों पे गया है। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। और आपको बता भी दिया है, कंठ सीधे सीधे देखिए गले में वो है। वध से मतलब होता है जो दांतों के बिल्कुल पास से होके निकलता है। अब कुछ प्रश्न है इसमें जो इन्हीं उच्चारण स्थानों पर आधारित हैं। अब इसमें कुछ आंसर्स भी दिए गए हैं। देखिए अगर ऑप्शन नहीं भी होता है तो भी हमें इनका अब समझ में आना चाहिए। प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? प कहाँ से होता है? प जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ आपस में मिलते हैं, तो प का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? होंठ हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन ये कहलाता है। ट का उच्चारण क्या है? मूर्धा। ट वर्ग हमारा पूरा का पूरा किस में आता है? मूर्धन्य व्यंजन में आता है। क का उच्चारण क्या है? कंठस्थ व्यंजन इनको बोलते हैं, जिनका उच्चारण गले से होता है। क ख ग घ अंग ये सब इसी में आए। च का उच्चारण क्या है? तालु, तालव्य इनको कहा जाता है। न का उच्चारण स्थान है दांत, दांतों की मदद से हम इस वर्ण को बोलते हैं। श का उच्चारण स्थान क्या है? श का उच्चारण स्थान भी हमारा मूर्धा होता है। 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, उसके अलावा जो बचे हुए व्यंजन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए आते हैं। तो श जो हमारा है वो मूर्धन्य जो हमारा वर्ग है उसके अंतर्गत ही आता है। म का उच्चारण स्थान हमारा है होंठ। म को जब हम बोलते हैं तो हमारे होंठ आपस में मिलते हैं। उसके बाद है ह। ह व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ यानी गला। ह आप बोलोगे तो ह में जो है सीधे सीधे ध्वनि गले से निकलती है, कंठी व्यंजन इसको कहा जाता है। थ, थ हमारी जीभ दांतों के बीच में आती है। त, थ, द, ध, न पूरा त वर्ग हमारा दंत्य वर्ग के अंतर्गत आता है। ज, ज वर्ग का वर्ण है, इसका जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? ये हमारा तालु है। तो इसको आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर दिक्कत होती है किस जगह को क्या कहा जाता है, तो वो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि दंत कहाँ पर है, मूर्धन्य कहाँ पर है, दंत ओष्ठ क्या है। इसकी सहायता से थोड़ा बहुत इसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी।